Adolf von Baer in 1885 proposed a theory known as Baer-Stern theory, and according to this theory, he want to explain the relative stability of the cycloalkanes and some exceptional behavior of 3 and 4 member rings. So let's discuss the main postulates of this theory. So first point, that is, if a carbon atom bonded to a 4 atoms, यानी अगर कोई कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में होता है और शेप क्या होगा sp3 हाइब्रिडाइज का, दैट विल बी द टेट्राहेड्रल. सो द बॉन्ड एंगल वो कितना होता है, दैट इज 109.5 डिग्री, यानी जो एडजेसेंट बॉन्ड्स जो एटम्स हैं उनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा सभी के बीच में, दैट विल बी 109.5. सो दिस इज द बेसिक कि अगर कोई कार्बन एटम है और उसका हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 है तो उसका जो नॉर्मल बॉन्ड एंगल वो कितना होना चाहिए, वो 109.5 डिग्री होना चाहिए. लेकिन अगर ये ही कार्बन एटम एक दूसरे के पास आकर एक रिंग बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम साइक्लोएल्केन्स के नाम से जानते हैं, अगर ये साइक्लोएल्केन एक रिंग फॉर्म के अंदर आएंगे तो यहाँ पर उनको क्या करना पड़ेगा, उनको इस 109.5 डिग्री जो एक नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल है वहां से उनको एक पर्टिकुलर एक सैक्रिफाइस करना पड़ेगा इस एंगल से. सो बिकॉज क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये साइक्लो एल्केन एक रिंग फॉर्म में आते हैं तो सभी एटम्स को एक प्लेन में आना पड़ेगा, और जब ये एक दूसरे के साथ एक प्लेन में आएंगे तो इनकी, और क्योंकि जब इनको एक रिंग बनना है तो ऑब्वियसली इनको कुछ थोड़ा सा इनकी जो ऑर्बिटल्स हैं दे हैव टू बेंड सम, और वहां जब बॉन्ड बेंडिंग होगी तो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग जब भी होगी, जब ये एक दूसरे से बैंड होकर वहां पर एक रिंग फॉर्म बनाएंगे. तो जैसे ही अगर ये रिंग फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होते हैं तो इनका जो एक नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, दैट इज 109. जैसे इन एग्जांपल ऑफ साइक्लोप्रोपेन आपको यहाँ दिख रहा होगा कि एक नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल दैट शुड बी 109. लेकिन अगर ये एक साइक्लोप्रोपेन रिंग बनी है जिसमें 3 कार्बन हैं तो इनको एक दूसरे के क्लोज आने के लिए इनको इस 109 एंगल से सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, और अब इनका जो एंगल हो जाता है जो दैट्स कम आउट टू बी 60. तो यहाँ पर क्या है, या तो जो एंगल होगा वो ज्यादा हो जाएगा या हो सकता है वो एंगल कम हो जाए. तो एज अ रिजल्ट द बॉन्ड एंगल बिटवीन एनी टू एडजस्टेड कार्बन एटम्स आर नो लॉन्गर इक्वल टू द normal tetrahedral angle, that is 109. It may be either less or it may be more than this angle. Third point, any deviation or distortion from this normal tetrahedral angle. अगर कभी भी जब ये रिंग बनती हैं तो क्या हो रहा है, एक डेविएशन हो रहा है या एक डिस्टॉर्शन हो रहा है, और अगर ये जितना ज्यादा डिस्टॉर्शन या डेविएशन होगा तो उतना ही उसके अंदर एक स्ट्रेन आएगा, उस रिंग के अंदर एक स्ट्रेन आएगा, उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज एंगल स्ट्रेन. सो व्हाट इज दिस एंगल स्ट्रेन, any deviation or distortion from the normal tetrahedral angle that cause strain in the ring which create the instability in that particular molecule, and that is known as the angle strain. अब ये एंगल स्ट्रेन पे ही डिपेंड करेगा कि वो पर्टिकुलर साइक्लोएल्केन स्टेबल है या नहीं है. सो ग्रेटर इज द डेविएशन, यानी जितना ज्यादा एंगल स्ट्रेन नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल से उतना ही क्या होगा, वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा. मींस ग्रेटर इज द एंगल स्ट्रेन, हेंस greater will be the instability of the that resultant molecule. वहां उतनी ही वो अनस्टेबल होता चला जाएगा जितना एंगल स्ट्रेन होगा. तो इसका जस्ट रिवर्स क्या हो जाएगा, अगर एंगल स्ट्रेन बहुत कम है तो वो उतना ही स्टेबल होगा और उतना ही वो इजिली फॉर्म्ड हो जाएगा. सो दीज आर द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ द Baer-Strain theory. Before going to check the angle strain, let's discuss some interior angle of some cycloalkanes rings. So to calculate the interior angle of any cycloalkane, this is the formula where n is the number of carbon atoms. So these are the various shapes of cycloalkanes.
अगर जो साइक्लोप्रोपेन है उसको हम क्या मान के चल रहे हैं, दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल. सो द शेप इज of cyclopropane is equilateral triangle. So where यहाँ पर n will be 3 because यहाँ पर 1 2 and 3 कार्बन्स हैं. अगर हम n की वैल्यू इस फॉर्मूला में रखते हैं तो हमें कितना एंगल, इंटीरियर एंगल मिलता है, दैट विल बी 60. यहाँ पर n की वैल्यू हो जाएगी, दैट विल बी 4. सो द इंटीरियर एंगल्स कम आउट टू बी 90 डिग्री. यहाँ n की वैल्यू हो जाएगी 5 बिकॉज इट इज साइक्लोपेंटेन है, तो जो इंटीरियर एंगल होगा दैट्स कम आउट टू बी 108. Here n value is 6, so the interior angle is 120, and here n value is 7 because it is cycloheptane, so the interior angle that is 1 to 8.5. तो अब हम इन्हीं इंटीरियर एंगल को यूज करके किसी भी साइक्लो एल्केन रिंग के अंदर जो कितना एंगल स्ट्रेन है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं. So this is the formula to calculate the angle strain on in cycloalkanes. यहाँ ये इस फॉर्मूले से हम किसी भी साइक्लोएल्केन्स में कितना एंगल स्ट्रेन है उसको हम यहाँ से निकाल सकते हैं. That is half 109.5 minus the bond angle in the plane ring. यानी यहाँ पर क्या है, ये वो क्या है, इंटीरियर एंगल. तो एक एग्जांपल है, that is cyclopropane. साइक्लोप्रोपेन में कार्बन कितने होंगे, दैट विल बी n is equals to 3. तो सारे जो कार्बन है वो किस स्टेट में है, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के अंदर है. तो अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है तो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल होना चाहिए, दैट शुड बी 109.5. लेकिन अब ये रिंग के अंदर है, एक ही प्लेन के अंदर आ गए हैं, तो जो इनका इंटीरियर एंगल आया है वो कितना आ गया, दैट इज 60. तो जो एक नॉर्मल एंगल होना चाहिए था 109, उससे तो ये बहुत कम आ गया है, दैट इज 60. तो उसमें जो कितना डेविएशन आया या एंगल स्ट्रेन कितना आया वो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं. सो दिस इज द नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल. और यहाँ इंटीरियर एंगल की वैल्यू पुट करेंगे. अगर साइक्लोप्रोपेन में देखें तो इंटीरियर एंगल यहाँ पर कितना आ रहा है, दैट इज 60. अगर इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो we get the angle strain in cyclopropane is this, that is 24.75. तो इसमें कितना एंगल स्ट्रेन है, इसके अंदर इतना एंगल स्ट्रेन है और उसका वैल्यू कितनी है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, दैट इज 24.75. अगर हम चलते हैं साइक्लोब्यूटेन रिंग की तरफ तो यहाँ देखते हैं, तो अगेन इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. नॉर्मल एंगल होना चाहिए था वो 109 होना चाहिए था, और इंटीरियर एंगल कितना है इसमें, वो आ रहा है 90 डिग्री. तो इफ वी पुट दीज वैल्यूज, यहाँ पर 90 अगर रखते हैं तो इसका जो एंगल स्ट्रेन आएगा दैट इज 9.75. तो कुछ हद तक यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन से तो इसके अंदर एंगल स्ट्रेन कम आया है. तो अगर हम इसकी स्टेबिलिटी देखें तो साइक्लोब्यूटेन इज मच स्टेबल एज कंपेयर टू द साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि यहाँ एंगल स्ट्रेन कितना है, दैट इज 24.75, और यहाँ एंगल स्ट्रेन कितना है, दैट इज 9.75. हायर द एंगल स्ट्रेन, लेस विल बी द स्टेबिलिटी. लोअर विल बी द एंगल स्ट्रेन, मोर विल बी द स्टेबिलिटी. तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, साइक्लोब्यूटेन को और साइक्लोप्रोपेन को, तो साइक्लोब्यूटेन इज मच स्टेबल as compared to the cyclopropane because angle strain is much less as compared to this cyclopropane ring. Now let's see some angle strain of some cycloalkanes by this table. यहाँ हमने लिए हैं कुछ cycloalkanes, cyclopropane, cyclobutane, cyclopentane, cyclohexane, cycloheptane and cyclooctane. अच्छा, अभी ये जो सेकंड रो है ये क्या है, इंटीरियर एंगल है, और ये भी हमने कैलकुलेट करके देखा था. दैट विल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम. दैट इज इन साइक्लोप्रोपेन दैट्स कम आउट टू बी 60, इन साइक्लोब्यूटेन इट इज 90, साइक्लोपेंटेन it is 108, cyclohexane it is 120, in cycloheptane it is 128.58, and in cyclooctane it is 135. So these values are the interior angle जो cycloalkanes के डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जो यहाँ पर n की वैल्यू से हमने अभी जो कैलकुलेट की थी. सो नॉर्मल एंगल, बिकॉज ऑल इन दिस साइक्लो
alkenes all carbon are sp3 hybridized. So the obviously अगर ये sp3 hybridized हैं तो इनका जो normal bond angle होना चाहिए वो सभी में क्या होगा, वो same होगा, that is 109.5. So by putting this angle strain formula we can calculate this angle strain और इसकी values कुछ ये आ जाएंगी और यहाँ कुछ है, यहाँ पर देखो कि कुछ पॉजिटिव है और कुछ नेगेटिव है. सो दीज पॉजिटिव वैल्यूज जो यहाँ दिखाई दे रही है ऑफ एंगल स्ट्रेन इंडिकेट्स दैट बॉन्ड एंगल्स आर कंप्रेस्ड, मींस 109 से कम हुआ है, 109 से वो एंगल कम हुए हैं. तो वहां जो वैल्यूज हैं दैट इज पॉजिटिव. Whereas the negative values means expansion in the bond angle from the normal tetrahedral angle, means 109 से उनका जो bond angle है वो expand हुआ है, बढ़ा है. तो यहाँ पर जो negative and these positive values हैं ये these are only showing the expansion and the compression of the bond angles from the normal tetrahedral angle. In other words, it is the magnitude of the angle strain. जो वैल्यूज हैं इसकी जो मैग्नीट्यूड या एंगल स्ट्रेन की जो वैल्यूज हैं वो डिटरमाइन करती हैं कि उनमें कितना ज्यादा एंगल स्ट्रेन है और वो ही डिटरमाइन करेगी कि वो पर्टिकुलर जो साइक्लो एल्किन रिंग है वो कितनी स्टेबल है या कितनी अनस्टेबल है. सो यहाँ आप यू कैन चेक मैक्सिमम एंगल स्ट्रेन इज फाउंड इन दिस. व्हाट इज दिस? दैट इज साइक्लोप्रोपेन. तो according to Bayes theory, according to this angle strain theory, हमें क्या दिखता है कि जो साइक्लोप्रोपेन है with the greatest magnitude of angle strain should be least stable, hence more reactive of all the cycloalkenes. So ये क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा क्योंकि यहाँ जो मैग्नीट्यूड है that is highest. While the cyclobutane, अगर हम यहाँ देखें तो cyclobutane with less angle strain should be little more stable and hence less reactive than the cyclopropane. Further, अब यहाँ मूव करके देखें, ये सबसे कम वैल्यू हमारे को किसकी दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है हमारे को cyclopentane की with the least amount of angle strain, that is 0.75 only. And that should be the most stable of all the cycloalkenes. ये सबसे ज्यादा stable होना चाहिए according to Bayes strain theory, but that was of course wrong. वो कहीं ना कहीं गलत थी. वो बाद में देखा कि this theory was not correct to check the or to give the stability of cyclopentane. वो क्या कहता है कि cyclopentane is more stable than the cyclohexane, but it is found that cyclohexane is more stable than the cyclopentane. वो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे. लेकिन according to this Bayes theory, angle strain सबसे कम हमारे को कहाँ दिख रहा है, वो दिख रहा है cyclopentane में. तो according to this theory, cyclopentane should be more stable in all the cycloalkenes. और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जैसे जैसे हम नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे एंगल स्ट्रेन भी बढ़ता चला जा रहा है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी दैट साइक्लोहेक्सेन एंड मोर विद मोर एंगल स्ट्रेन should be less stable than the cyclopentane ring and ring larger than C7. अगर C7 और C8 एंड आगे चलें that should not exist. वो होना ही नहीं चाहिए exist. बट उस टाइम क्या था कि उस टाइम पे देयर इज नो वे टू टेस्ट दिस प्रेडिक्शन सिंस rings containing 7 or more carbon atoms were not known at that time. That's why तो Bayes strain theory उस टाइम चली थोड़ी बहुत और उसके अकॉर्डिंग तो जो हायर मेंबर रिंग्स हैं वो कभी भी बनने नहीं चाहिए थे. So we can check these 2 points. According to this theory, cyclopropane have the greatest magnitude of angle strain and should be more reactive in all the cycloalkenes, whereas cyclopentane have the lowest angle strain and should be the least reactive or more stable in all the cycloalkenes. Now we discuss about the limitations of the Bayes strain theory. So on the basis of this theory, cyclohexane and the rings having 7 or more carbon atoms should be less stable as compared to the cyclopentane, because according to this theory जैसे जैसे ring size increase होती है वैसे ही
मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल स्ट्रेन भी बढ़ रहा है। अगर एंगल मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल स्ट्रेन बढ़ रहा है तो उतनी ही स्टेबिलिटी ऑफ रिंग आएगी। जैसे यहाँ कैलकुलेटेड एंगल स्ट्रेन देखो साइक्लोहेक्सेन में कितना है, दैट इज 5.25 है, साइक्लोहेप्टेन में 9.54 है और साइक्लोऑक्टेन में 12.75 है। मींस लार्जर द रिंग more will be the angle strain, so more will be the instability. बट जो एक हीट ऑफ कंबशन है, जो हीट ऑफ कंबशन डाटा है, दैट टेल अस दैट जो हायर रिंग्स हैं that contain 6 or 7 or more carbon are equally stable. So कहीं ना कहीं ये एक उसमें limitations थी बेयर स्ट्रेन थ्योरी की। और सबसे पहले हम समझते हैं कि what is this heat of combustion। सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, then we see this table और यहाँ से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले समझते हैं कि heat of combustion क्या है। Heat of combustion is the amount of heat evolved, जो heat निकल रही है when 1 mole of compound completely burns in presence of air to form carbon dioxide in water molecule. So heat of combustion give very useful information about the relative stabilities of organic compounds. वो हमारे को stability, organic compounds की stability के बारे में काफी information देता है। Secondly, heat of combustion is inversely proportional to the stability. ये बहुत important point है, इसको याद रखना है कि heat of combustion that is inversely proportional to the stability of organic compounds, means higher the heat of combustion less will be the stability and vice versa. Let's check this table. यहाँ maximum heat of combustion जो दिखाई दे रहा है, कहाँ दिखाई दे रहा है, वो यहाँ जो कि according to बेयर स्ट्रेन थ्योरी सही भी है, क्योंकि वहां पर एंगल स्ट्रेन देखा था वो कितना आ रहा था, दैट इज 24 के आसपास आ रहा था। मींस हायर स्ट्रेन लेस विल बी द स्टेबिलिटी, इफ लेस इज द स्टेबिलिटी हीट ऑफ कंबशन शुड बी हाई। ठीक है, हीट ऑफ कंबशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। तो ऑब्वियसली यहाँ पर और बेयर स्ट्रेन थ्योरी यहाँ पर तो सही था, क्योंकि यहाँ एंगल स्ट्रेन मैक्सिमम दिखाई दे रहा था हमारे को, दैट इज 24। सो अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी यहाँ साइक्लोपेंटेन की हम मान सकते हैं कि इट इज हाईली अनस्टेबल और इट इज हाईली रिएक्टिव। तो यहाँ जो हम हीट ऑफ कंबशन देखते हैं वो पर्टिकुलर CH2 ग्रुप्स की देखते हैं। सो हीट ऑफ कंबशन पर CH2 ग्रुप ऑफ साइक्लोएल्केन्स फ्रॉम साइक्लोब्यूटेन ऑनवर्ड्स। अब यहाँ देखें हम साइक्लोब्यूटेन ऑनवर्ड्स दैट रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट। यहाँ थोड़ा बहुत जो है ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है। साइक्लोब्यूटेन को यहाँ देखें, उसके बाद जो वैल्यूज हैं वो ऑलमोस्ट दैट रिमेन कांस्टेंट एंड दिस इज क्लोजर टू द रेफरेंस। ये हम यहाँ पर अगर रेफरेंस को भी देख लेते हैं, ये जो रेफरेंस हमने लिया है दैट इज फॉर एन एल्केन और उसका जो रेफरेंस वैल्यू है पर CH2 मॉलिक्यूल दैट इज 657.9 किलोजूल पर मोल। So this suggests that cycloalkanes from cyclopentane onwards should be stable as that of an alkane. तो बेयर स्ट्रेन थ्योरी जो कह रहा था वो ये तो कह रहा था कि जैसे जैसे रिंग्स बढ़ेंगी वैसे वैसे उनकी अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि उनका एंगल स्ट्रेन भी बढ़ता चला जाएगा। लेकिन हीट ऑफ कंबशन डाटा हमारे को ये प्रोवाइड करता है कि जो हायर मेंबर है वो सेम स्टेबल है एज कंपेयर टू द एन एल्केन्स, क्योंकि उनकी जो कंबशन वैल्यूज आ रही हैं वो साइक्लोब्यूटेन या साइक्लोप्रोपेन से तो बहुत कम आ रही हैं। तो हीट ऑफ कंबशन अगर कम है तो उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी उनमें शो होगी। सो दिस इज द फर्स्ट फेलियर ऑफ द बेयर स्ट्रेन थ्योरी। एंड द सेकंड लिमिटेशन वो थी अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ हम बात कर रहे हैं जो बात करेंगे दैट इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की। सो अकॉर्डिंग टू बेयर थ्योरी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कभी बनना ही नहीं पॉसिबल हो सकता था, बिकॉज अगर ये बनता तो इट फॉर्म विद वेरी डिफिकल्टी, बहुत मुश्किल से बनता और ये बहुत रिएक्टिव होता, क्योंकि अगर हम एंगल स्ट्रेन देखें इसके अंदर तो दैट्स कम आउट टू बी 54.75।
यहाँ पर जो एंगल स्ट्रेन मिलेगा कार्बन कार्बन अगर डबल बॉन्ड बनता है तो दैट्स कम आउट टू बी दैट इज 54.75। तो वो तो मैक्सिमम हो गया, सबसे ज्यादा एंगल स्ट्रेन हमारे को यहाँ दिखता। और अगर ये होता तो ऑब्वियसली ये कभी भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं बन पाता। ये क्यों 54.75 यहाँ पर कैसे आया? अगर जब हम एंगल स्ट्रेन के फॉर्मूले में इसको रखेंगे दैट इज हाफ 109.5 माइनस, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में जो एंगल होता है, जो इंटीरियर एंगल होगा दैट इज जीरो, वो जीरो होगा। तो जब अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यूज कम आउट टू बी 54.75। तो दिस high amount of strain, high magnitude of strain will be there अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन रहा है तो बेयर के अकॉर्डिंग, बेयर स्ट्रेन की थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड शुड नॉट बी एक्सपेक्टेड, और अगर बनता तो बहुत डिफिकल्टी से, बहुत हाईली रिएक्टिव होता और हाईली अनस्टेबल होता। लेकिन इट इज फाउंड दैट this carbon-carbon double bond is formed easily by dehydration of alcohols और by dehydrohalogenation of alkyl halides। वो बहुत easily बन जाता है अगर हम किसी भी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं विद कंसंट्रेटेड H2SO4, या हम कोई भी डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करते हैं किसी भी अल्काइल हैलाइड का, तो वहां से हमें एल्कीन्स इजिली बन के वहां पर एल्कीन्स इजिली वहां पर बन जाता है। तो इसका मतलब जो बेयर स्ट्रेन थ्योरी थी वो इस पॉइंट के ऊपर भी फेल हुई थी। सो दीज आर द टू मेन लिमिटेशंस ऑफ बेयर स्ट्रेन थ्योरी।